Good morning, students. Today I will start the fourth chapter of history, which is travels, the course and the vision of a golden age. आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। In 1895, a man named Virsa was seen roaming the forest and village of Chota Nagpur in Jharkhand. 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। People said he had miraculous powers. He could cure all diseases and multiply grain. लोग कहते हैं कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा himself declared that God had appointed him to save his people forever. बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान के लोगों की रक्षा और उनको दिकुओं यानी दिकुओं कौन होते थे? बाहरी लोग। दिकुओं यानी बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। फ्री देम फ्रॉम द slavery of the Coos outsiders. Soon thousands began following Virsa, believing that he was Bhagwan God and had come to solve all their problems. कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें विश्वास था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा was born in a family of Mundas, a tribal group that lived in Chota Nagpur, but his followers included other tribals of the region, Santhals and Orans. बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव, all of them in different ways very unhappy with the change they were experiencing and the problems they were facing under British rule. तो संथाल और बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव भी शामिल थे और ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। Their familiar ways of life seemed to the despairing. Their livelihoods were under threat and their reasons appeared to be in danger. उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था।
What problem did Virsa set out to resolve? विरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? Who were the outsiders being referred to as Diku, and how did they enslave the people of the region? जिन्हें दिकू कहा जा रहा था वे बाहरी लोग कौन थे और उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? What was happening to the tribal people under the British? How did their lives change? These are some of the questions you will read about in this chapter. उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे कुछ सवालों पर विचार करेंगे. You have read about tribal societies last year. Most has customs and rituals that were very different from those did down by Brahmins. पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था. ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी. These societies also did not have the sharp social divisions that were characteristics of caste societies. और इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी थे कि जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते थे. एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे. All those who belong to the same tribe thought of themselves as sharing common kinship. However, this did not mean that there were no social and economic differences within tribes. लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था. How did tribal groups live? जनजाति समूह किस तरह जीते थे? By the 19th century, tribal people in different parts of India were involved in a variety of activities. 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे. Some were झूम कल्टीवेटर्स, कुछ झूम खेती करते थे. Some of them practiced झूम कल्टीवेशन. उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे. That is शिफ्टिंग कल्टीवेशन. झूम खेती को घुमंती खेती कहा जाता है. This was done on small patches of land, mostly in forests. ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए
जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपर हिस्से काट देते हैं और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। The cultivator cut the tree tops to allow sunlight to reach the ground and burn the vegetation of the land to clear it for cultivation. They spread the ash from the fairing which contained potash to fertile the soil. इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे और इस राख में पोटास होती थी। तो आपने इसमें देखा कि कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है और इस तरह की खेती अधिकांशतः यानी मुख्य रूप से जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। और ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए क्या करते थे कि पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जला करके साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर जो पैदा हुई राख यानी उस जले घास के जलने से जो राख बचती थी उसको खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे और उसको इसलिए छिड़क देते थे क्योंकि इस राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। They used the axe to cut trees and the hoe to scratch the soil in order to prepare it for cultivation. जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी तो वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। They broadcast the seeds, that is, scattered the seeds on the field instead of plowing the land and sowing the seeds. Once the crop was ready and harvested, they moved to another field. A field that had been cultivated once was left fallow to several years. वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे और जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट करके वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे और वहां से उन्होंने अभी फसल काटी थी और वह जगह कई साल तक पड़ती पड़ी रहती थी। यानी एक फसल लेने के बाद उस जगह को खाली छोड़ देते थे और फिर वो दूसरी जगह पर जा कर के यही प्रक्रिया करते थे जिससे कई सालों तक वह ज़मीन पड़ती पड़ी रहती थी। Shifting cultivators were found in the highly and forested tracts of northeast and central India. घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। The lives of these tribal people depended on free movement within forest and on being able to use the land and forest for growing their crops. That is the only way that could practice shifting cultivation. इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से
घुमंतु खेती कर सकते थे। श्रम और संग्राहक थे। इन मैनी रीजन्स ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड by hunting animals and gathering forest produce। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करते और वन उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। दे सॉ फॉरेस्ट एज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। द were such a community living in the forest of Odisha. They regularly went out on collective hunts and then divided the meat amongst themselves। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाली खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था और इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। They eat fruits and roots collected from the forest and cooked food with the oil they extracted from the seeds of the shal and mahua। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे और खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। They used many forest shrubs and herbs for medicinal purpose and sold forest produce in the local markets। The local weavers and leather workers turned to the Khond when they needed supplies of kusham and palas flowers to color their clothes and leather। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा की हुई चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे और जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। From where did these forest people get their supplies of rice and other grains? इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? At times they exchanged goods, getting what they needed in return for their valuable forest produce। At other times they bought goods with the small amount of earning they had। Some of them did odd jobs in the village carrying loads or building roads, while others labored in the fields of peasants and farmers। तो इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपनी कीमती वन उत्पादों के बदले
ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे और कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे। कोई बोझा ढोता था तो कोई सड़क निर्माण काम करता था, कोई नौकरी करता था और कई आदिवासी खेत मजदूर। When supplies of forest produce, some tribal people had to increasingly wander around in search of work as laborers, but many of them, like the Vega of central India, were reluctant to do work for others. तो जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था, लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैंगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। द बैंगाज सॉ देमसेल्फ एज पीपल ऑफ द फॉरेस्ट हु कुड ओनली लिव ऑन द प्रोड्यूस of the forest. It was below the dignity of a Vega to become a laborer. बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है, और मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। ट्राइबल groups often needed to buy and sell in order to be able to get the goods that were not produced within the locality. जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। This led to their dependence on traders and money lenders, और उसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। Traders come around with things for sell and sold the goods at high price. Money lenders gave loans with which the tribals met their cash needs, adding to what they earned. व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो दे देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। But the interest charged on the loan was usually very high, so for the tribals, market and commerce often mean debt and poverty. They therefore come to see the moneylender and trader as evil outsiders and the cause of their misery. इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। थैंक यू।